जय हिंद साथियों, उम्मीद करता हूं आप सबकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। आज हम सॉल्व करेंगे आपके आरपीएफ एसआई का प्रीवियस ईयर पेपर जो कि आपका 5 जनवरी 2019 सेकंड शिफ्ट में आया था। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपके आरपीएफ में स्टैटिक के कितने क्वेश्चन आते हैं, आपके जीएस के किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और ये जो प्रैक्टिस सेट है आपका जी के जीएस का रहेगा जो कि आपके टोटल 50 क्वेश्चन है। ये एकदम ओरिजिनल पेपर है। साथ ही हम हर एक क्वेश्चन के बाद उसकी डिटेल में पूरी जानकारी देखेंगे, उसके अन्य तथ्य भी देखेंगे कि इस क्वेश्चन से आपके अदर और भी क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, उससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना, आपको इससे जानकारी मिल जाएगी कि आपको आगामी परीक्षा के लिए जो कि आपकी आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की होने वाली है उसमें आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर 3 ग्रीनलैंड। आगे देखेंगे इसके बारे में जानकारी। जो ग्रीनलैंड की राजधानी है वो है आपकी नूक। ग्रीनलैंड का अब इसमें एरिया बताया है कि आपके ग्रीनलैंड के दक्षिण पूर्व में अटलांटिक महासागर है और पूर्व में ग्रीनलैंड सागर है, उत्तर में आर्कटिक सागर है। उत्तर में देखेंगे आप ये आर्कटिक सागर है और इसके दक्षिण पूर्व में यह आपका अटलांटिक सागर है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है जिसकी एरिया 21,66,086 है वर्ग किलोमीटर है। डेनिश क्रोन ग्रीनलैंड की मुद्रा का नाम है। तो आपने देखा होगा कि आपके एक क्वेश्चन के साथ ही आपके कितने और भी अन्य तथ्य तैयार हो गए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो यह है आपका हॉकी से संबंधित। इसमें आपके स्टैटिक क्वेश्चन बहुत भर भर के आते हैं। रेलवे का आपका कोई भी पेपर हो, चाहे आरपीएफ हो, आरपीएफ एसआई हो, कांस्टेबल हो, टेक्नीशियन हो, एएलपी को हो, एएलपी हो, आप अगर स्टैटिक जी के तैयारी कर लेते हैं तो समझ लिए आपकी नैया बिल्कुल जी के जीएस में पूरी तरह से पार हो जाएगी। ठीक है, आगे देख लेते हैं आपके खेल और उनसे जुड़े ट्रॉफी और कप से रिलेटेड। ठीक है, टेनिस की बात करें तो आपकी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है, इसका संबंध है आपके टेनिस से। विंबलडन, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, डेविस कप, होपमैन कप। तो जितने भी ओपन हैं आपके, ठीक है, ये आपके टेनिस से ही जुड़े होते हैं। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका विंबलडन, डेविस और होपमैन कप, ये हमेशा आता है। साथ में ही रोइंग खेल के लिए सिर्फ एक ही ट्रॉफी है, वो है आपकी वेलिंगटन। गोल्फ के लिए कनाडा कप, राइडर कप और वाकर कप। ये जो दोनों कप हैं ये बार बार पूछे जाते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई नाइजर हाबर कप, ठीक है। शतरंज की बात करें तो नायडू ट्रॉफी, खैतान ट्रॉफी, लिनारेस सिटी ट्रॉफी। हॉकी की बात करें तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका आगा खां कप, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यानचंद ट्रॉफी, बीटन कप, सिंधिया गोल्ड कप, आपका सुल्तान अजलान शाह कप, जो कि आपका क्वेश्चन में पूछा गया था। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो एक्स्ट्रा जानकारी देख करके बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखते हैं आवर्तकाल सूत्र क्या है? तो आवर्तकाल अगर इंग्लिश में बात करें तो आपका टाइम पीरियड होता है। यह आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है फिजिक्स का। ठीक है, आवर्तकाल बराबर होता है 1 अपॉन आवर्ती। ठीक है, तो T इक्वल टू हम इसे 1 अपॉन V भी कह देंगे। ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं इसकी पूरे के पूरे फैक्ट की। आवर्ती हम किसे कहते हैं? एक तरंग की आवर्ती, तरंगों की संख्या जो किसी दिए गए बिंदु से प्रति सेकंड गुजरती है। आपकी फ्रीक्वेंसी हम इसको कहते हैं जो एक पॉइंट पर कितनी उसमें आपकी तरंगें निकली हैं उसी को हम उसकी तरंग की आवर्ती कहेंगे। और हमारी तरंग इसकी फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट है आपकी प्रति सेकंड कंपन या फिर आपकी हर्ट्ज। ठीक है, समय अवधि की बात करें तो आपकी यह तरंग द्वारा एक पूर्ण दोलन या चक्र पूरा करने के लिए लिया गया समय है। ठीक है, यदि आप मान लीजिए यहां से आपकी ये वेव निकल रही है, ठीक है, यह आपके जो यहां से लेकर के यहां तक का जो समय लिया है इसी को हम क्या कहेंगे? समय अवधि, आपका टाइम पीरियड। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला है वो है आपकी T इक्वल टू टाइम पीरियड इक्वल टू 1 अपॉन F। यही आपका क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी को हम V से भी डिनोट कर लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र डैश को भेजना पड़ता है, तो ये किसको देता है? लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देगा आपके लोकसभा के उपाध्यक्ष को। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र देगा राष्ट्रपति को। ठीक है, इससे जुड़े तथ्य देख लेते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष संसद की संयुक्त बैठक
की अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। यह निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका फैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में आ चुका है, ये भी आपका कई बार क्वेश्चन में आ चुका है। साथ ही अध्यक्ष के निर्णय को अंतिम माना जाएगा। ठीक है, यदि आपका कोई भी विधेयक है, मान लीजिए उसको पता करना है कि धन विधेयक है या नहीं, तो उसमें अंतिम निर्णय होगा आपके लोकसभा अध्यक्ष का। आगे मैं आपको बताऊंगा कि आपके 4 तरीके के विधेयक होते हैं। यदि कोई नॉर्मल विधेयक है तो वो लोकसभा प्लस राज्यसभा की सहमति से ही 2/3, जब तक कि उसमें पूर्ण बहुमत ना हो जाए तब तक वो विधेयक पास नहीं हो सकता। यदि सिर्फ धन विधेयक की बात करें तो धन विधेयक राज्यसभा उसे पास करे ना करे, राज्यसभा को 14 दिन का समय दिया जाता है। यदि 14 दिन बाद भी राज्यसभा उसको पास नहीं करती है तो उसे ऑटोमेटिकली ही पास माना जाता है। इसी मसले को सुलझाने के लिए ही लोकसभा अध्यक्ष ये डिसाइड करता है कि ये धन विधेयक है या नहीं। ठीक है, उपसभापति का चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा आपस में किया जाता है। अध्यक्ष के उपलब्ध ना होने पर लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका कौन निभाएगा? वो रहेगा आपके लोकसभा के उपाध्यक्ष ही उसकी कार्यप्रणाली संभालेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं आपके खाने के सोडा को क्या कहते हैं। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं आपका बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा जो आपने देखा होगा हम बेकरी में यूज करते हैं आपके केक बनाने में, उसका इसमें फॉर्मूला पूछा है तो वो है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर हम सरफ की बात करें जिसे हम धोवन सोडा भी कहते हैं तो ये है आपका सोडियम कार्बोनेट, जिसमें समझ लीजिए बाई लग गया आपके एच की वजह से। ये हो गया आपका खाने वाला सोडा और ये हो गया आपका सरफ धोवन सोडा। ठीक है, ये सोडियम कार्बोनेट है, ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है। देख लेते हैं इसका एकदम अच्छे से। खाने का सोडा, इसे आमतौर पर सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में जाना जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट सफेद कलर का होता है, आपने देखा भी होगा। बेकिंग सोडा दाल में भी पड़ता है आपके। इसका उपयोग खाद्य उत्पादों जैसे केक, कुकीज आदि में किया जाता है और इसका सूत्र है NaHCO3। धावन सोडा की बात कर लेते हैं, इसे आमतौर पर Na2CO3 या फिर सोडियम कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। इसका उपयोग कठोर पानी को नरम करने में किया जाता है। आपने देखा होगा कि कभी आप किसी पानी में सर्फ डालते हैं और उसको घोल लेते हैं तो पानी एकदम पतला पतला हो जाता है, नरम नरम सा हो जाता है। ठीक है, यह आमतौर पर घरेलू उद्देश्यों के लिए सफाई घटक के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग कागज, साबुन, वस्त्र, पेंट आदि के निर्माण में भी किया जाता है। बात कर लेते हैं NaOTCO4 को हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे सोडियम पेरोक्सो कार्बोनेट। NaHCO2 को हम कहेंगे सोडियम फॉर्मेट। और ये आपके आणविक सूत्र हैं दोनों के दोनों ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। इंडियन प्रीमियर लीग IPL में पहला शतक बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी थे, वो थे आपके मनीष पांडे। आगे देख लेते हैं, मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये समझ लीजिए आपका रेलवे में ये बिल्कुल फिक्स है कि या तो आपका डांस पूछेगा या फिर कलाकार दे करके उसके वाद्य यंत्र पूछेगा या आपके मंदिर पूछ लेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रेलवे में रिपीट हो चुका है और इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3। आगे देख लेते हैं आपके और भी जो इंपॉर्टेंट मंदिर हैं वो किस आपके स्टेट में है। कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा में, ये मान लीजिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा आता ही आता है। मोढेरा सूर्य मंदिर ये आपका गुजरात में है। सूर्य पहाड़ सूर्य मंदिर ये आपका असम में है। सूर्यनार मंदिर ये आपका तमिलनाडु में है। मार्तंड सूर्य मंदिर जो आपका पूछा गया है वो है कश्मीर में। माता वैष्णो देवी मंदिर भी आपका कश्मीर में। सूर्य नारायण स्वामी मंदिर आपका अरासुबली आंध्र प्रदेश में है। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी। संकट मोचन हनुमान मंदिर वाराणसी। विशालाक्षी मंदिर वाराणसी। तारा देवी मंदिर, धीगू माता मंदिर और आपका हाटकोटी मंदिर आपका शिमला में है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ ही बात कर लेते हैं आपके मार्तंड सूर्य मंदिर के बारे में और भी अन्य तथ्य। यह 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कश्मीर में स्थित था। ललितादित्य ने मार्तंड, ये जो अगर आपका ये भी पूछ सकता है कि मार्तंड सूर्य मंदिर किसने बनवाया था, तो ये था आपके ललितादित्य जो करकोटा राजवंश का तीसरा शासक था। ये तो आपसे मुश्किल ही पूछेगा कि किस राजवंश ने बनवाया था, लेकिन ये जरूर पूछ सकता है और ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि ये आपका मार्तंड सूर्य मंदिर किसने बनवाया, तो ये आपका ललित आदित्य ने बनवाया था। कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी में इस्लामिक शासक सिकंदर बटकिशन ने इस मंदिर को नष्ट कर दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा गुलामी और उसके उन्मूलन के खिलाफ संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में
किस वर्ष निर्धारित किया गया है? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर 3, 2004। और आगे देख लेते हैं आपके संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2005 की बात करें तो आपके लघु ऋण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, भौतिक का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, खेल और शारीरिक शिक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। ये जरूरी नहीं है कि आपका एक वर्ष के लिए एक ही टॉपिक पे आपकी वर्ष घोषित की जाए। आपने देखा होगा कि 2005 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा रूपित जो नामित थे वो थे आपके 3 टॉपिक, ठीक है। 2006 की बात करें तो रेगिस्तान और मरुस्थलीकरण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। 2004 की बात करें तो जिसमें आपका क्वेश्चन पूछा गया है गुलामी और उसके उन्मूलन के खिलाफ संघर्ष करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, चावल का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। 2007 की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय ध्रुवीय वर्ष। 2020 की बात करें तो नर्स और परसविका का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, पादप स्वास्थ्य का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बात करेंगे कबीर की रचनाओं के संकलन को डैश कहा जाता है। तो ये समझ लीजिए कि आपके जितने भी पुस्तक हैं, एक क्वेश्चन आपका रेलवे में जरूर आएगा। तो आप लूसेंट के पीछे आपने देखा होगा पुस्तक और उनके रचनाकार लिखे हुए हैं, सिर्फ आपके 2 पेज उसमें दिए हुए हैं। आप कोई भी रेलवे का क्वेश्चन पेपर उठाइए, उसमें आपका पुस्तक या फिर उसके रचनाकार के बारे में जरूर पूछा होता है, तो आप वो जरूर पढ़ लेना। कबीर के रचनाओं के संकलन को डैश कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपके बीजक, ठीक है। आगे देखते हैं आपके अभंग, जो कि इसमें आपका ऑप्शन भी दिया हुआ है। अभंग एक प्रकार की भक्ति काव्य है जो हिंदू भगवान विट्ठल को समर्पित है, जिन्हें विठोबा भी कहा जाता है। कबीर के बारे में बात करें तो कबीर भक्ति काल के सबसे महान संत थे। वह एक ईश्वरवाद और आचरण की शुद्धता में विश्वास करते थे। कबीर, ये जो आपका ये इस पे आपका क्वेश्चन पूछा गया था, साहित्यिक कार्यों में कबीर पर आरोपित रचनाओं को कबीर बीजक के साथ कबीर परचाई, सखी ग्रंथ, आदि ग्रंथ और कबीर ग्रंथावली में शामिल है। आगे देख लेते हैं आपके हरभजन सिंह का उपनाम। ये आप देख रहे होंगे जितना भी आपका स्टैटिक जीके ही है, ये बिल्कुल भी डिफाइन नहीं है कि आपका ये हिस्ट्री से पूछ रहा है, जियोग्राफी से पूछ रहा है, कभी आप देखेंगे आपके खेल कूद से पूछ रहा है, ठीक है। फिर आप देखेंगे आपके उपनाम पूछ रहा है, रचना पूछ रहा है, उनकी रचनाकार्य पूछ रहा है, ठीक है, किताब और उनके लेखक पूछ रहा है, ठीक है। बात कर लेते हैं, ये इसका आंसर है टर्मिनेटर। और भी हम इसमें खिलाड़ी प्रसिद्ध व्यक्तित्व देखेंगे, साथ में उनके हम उपनाम देखेंगे। सुनील गावस्कर की बात करें तो लिटिल मास्टर इनको कहा जाता था। कपिल देव आपके हरियाणा हरिकेन। राहुल द्रविड़ के इसमें 3 नाम है। द वॉल, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज ऐसे खेलते थे, आप 10 ओवर भी करा दीजिए, जब भी 1 रन नहीं बनाएंगे लेकिन आउट भी नहीं होंगे, ठीक है। मिस्टर डिपेंडेबल जेमी। पीटी उषा को पयोली एक्सप्रेस गोल्डन गर्ल, ठीक है। हरभजन सिंह जो कि आपका इसमें दिया हुआ है टर्मिनेटर। मिल्खा सिंह को द फ्लाइंग सिख, ठीक है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, दांडी यात्रा कब आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी आपकी ऑप्शन नंबर 3 1930, और ये हुई थी आपकी आयोजित 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक, जिसे हम आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं और नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। और ये चली थी आपकी, इसमें टोटल थे 78 मेंबर प्लस गांधी जी, प्लस गांधी, तो इसमें टोटल थे 79 मेंबर, ठीक है, जिन्होंने इसमें भाग लिया था। साथ में ही डिस्टेंस की दूरी बात करें तो 388 किलोमीटर ये चले थे, और टोटल दिन चले थे 24 दिन, ठीक है। 24 दिन लंबी ये यात्रा थी। तो ये क्वेश्चन आपका बार बार आता है। इसमें आपकी डेट भी पूछ लेता है कभी कभी, क्योंकि इसमें तो आपकी डेट नहीं दी हुई है, डेट पूछ लेगा कि आपकी ये जो दांडी मार्च यात्रा थी ये आपकी किस डेट को चालू हुई थी। तो यह हुई थी आपकी 12 मार्च को, खत्म हुई थी 6 अप्रैल को। साथ ही हम बात कर लेते हैं कहाँ से कहाँ तक चली थी। तो ये चली थी आपकी साबरमती आश्रम से, साबरमती आश्रम अहमदाबाद, और ये कहाँ तक चली थी आपकी दांडी तक, ठीक है। तो ये भी पूछ लेता है आपसे कि ये कहाँ पे शुरुआत हुई थी और ये कहाँ पे इसकी एंड हुई थी, या फिर ये कहाँ पे खत्म हुई थी ये यात्रा, ठीक है। लेखपाल में आपका ये क्वेश्चन आया था 2022 में कि आपकी दांडी यात्रा कहाँ से शुरुआत हुई थी, ठीक है। आगे बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई दी हैं। सरोजिनी नायडू उन नेताओं में से शामिल थी जो दांडी
यात्रा के दौरान महात्मा गांधी के साथ थी। तो कभी कभी आपसे ऑप्शन दे के ये पूछ लेता है कौन सी ऐसी महिला थी जो कि दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ थी। तो इसका आंसर है आपके सरोजनी नायडू, जो कि भारत की प्रथम राज्यपाल थी और यूपी की भी प्रथम राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। मिट्टी को ढीला और मोड़ने की प्रतिक्रिया को डैश कहा जाता है। तो ये कहा जाता है आपकी जुताई। ठीक है, आगे बात करेंगे हम पूरी डिटेल में। बुवाई कहा जाता है जब मिट्टी को जोत लेते हैं, उसमें उसकी आप फिर बीज डाल देते हैं, तो उसको कहा जाता है बुवाई। निराई की बात करें तो फसलों के बीज उगने वाले अवांछित पौधों को हटाने की प्रक्रिया को निराई कहा जाता है। जैसे आप फसल बोते हैं तो साथ में आपने देखा होंगे छोटे छोटे पौधे निकल जाते हैं जो अवांछित होते हैं, फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको हटाने की प्रक्रिया ही निराई कहा जाता है। बात करें जुताई की, तो यह मिट्टी को मोड़ने, तोड़ने या ढीला करने की प्रक्रिया है। जुताई से मिट्टी के वातन में सुधार होता है। यह मिट्टी की सतह तक पोषक तत्वों को लाने के लिए किया जाता है और इस प्रक्रिया में मिट्टी उपजाऊ बनती है। आपने देखा होगा जब तक मिट्टी को जोतेंगे नहीं, उसमें फिर आपके बिल्कुल सतह में बीज नहीं बोएंगे, तब तक ना तो मिट्टी उपजाऊ बनेगी ना ही आपकी फसल आएगी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। रंगपुर विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका ऑप्शन नंबर 3 1783 में। बात कर लेते हैं इसकी डिटेल में। तो इसकी शुरुआत बंगाल के जिले रंगपुर में हुई थी। विद्रोह जो हुआ था आपका 18 जनवरी 1783 को शुरू हुआ था, जब किसानों और जमींदारों ने जिले रंगपुर में काकीना, काजीराहट, तपो के परगना पर नियंत्रण कर लिया था। इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि किसानों से और आपके जमींदारों से अंग्रेजों द्वारा ज़्यादा टैक्स मांगा जा रहा था। ठीक है, उसी के विद्रोह में यह आपका आंदोलन हुआ था। यह सरकार द्वारा राजस्व की उच्च मांगों के खिलाफ एक किसान विरोध था। और साथ में मैं आपको बता दूं, इस आंदोलन में आपकी हिंदू और प्लस मुस्लिम एकता भी देखी गई थी। ठीक है, कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेता है कि इसका नेतृत्व किसने किया था। तो इसका नेतृत्व किया था धीरज नारायण ने, और साथ में ही हिंदू और मुस्लिमों के बीच एकता देखी गई थी। ठीक है, लेकिन ब्रिटिश सेना ने इसको दबा दिया था। आपने देखा होगा जितने भी आपके आंदोलन हुए थे जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ, ब्रिटिश सरकार ने वो सारे के सारे आंदोलन बहुत ही अच्छी तरीके से दबा दिए थे। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। भारत में नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा कब की गई थी? तो ये की गई थी आपकी ऑप्शन नंबर 4 2015 से लेके 2020 तक। ठीक है, इनमें से कौन सी फसल तिलहनी फसल नहीं है? तिलहनी फसल वो होती है जिसमें से आपका तेल निकलता है। सरसों आप पीसेंगे तो आपका तेल निकलेगा, तिल से भी आपका तेल निकलता है, मूंगफली भी आपने देखा होगा कि तेल निकलता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो रहेगा आपका बाजरा। आगे देख लेते हैं। आपका जनगणना के ऊपर आया था। कोई भी आप रेलवे का क्वेश्चन उठाएंगे, ग्रुप डी का, एलपी का, कोई सी भी शिफ्ट का, आपको जनगणना से जरूर आपका एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा। 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा लिंग अनुपात में सबसे कम है? तो ये है आपका दमन और दीव। इसमें आपका शायद 600 प्लस ही है, 600 प्लस महिलाएं हैं। कितने पुरुष पर? 1000 पुरुष पर। तो आपने देखा होगा 800 प्लस तो आपके हरियाणा में ही है। अगर ये है आपकी बात हो रही है केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम लिंग अनुपात की, तो ये है आपका दमन और दीव। स्टेट की बात करें तो आप सब जानते हैं स्टेट में आपका हरियाणा। ठीक है, लेकिन हरियाणा को भी पीछे छोड़ दिया नंबर में, क्योंकि 673 या 670 ही है इसमें कुछ। अगर सबसे ज़्यादा की बात करें, ये तो हो गई सबसे कम, सबसे ज़्यादा की बात करें तो आपका स्टेट में हो जाएगा केरल, और यूनियन टेरिटरी में आपका केंद्र शासित में हो जाएगा पुदुचेरी। ठीक है, इसमें शायद आपका 1073 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। इसमें आपकी महिलाएं ज़्यादा हैं। यदि आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें आपकी सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है, तो वो है आपका पुदुचेरी। सबसे कम आपका दमन और दीव। ठीक है, अब तो ये मिल चुके हैं। 2020 में अगस्त में ही आपके 2 केंद्र शासित प्रदेशों को मिला दिया था, दमन और दीव, दादरा और नागर हवेली को। ठीक है, आगे बात करते हैं आपके यूएस ओपन 2018
में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ये आपका 2018 का करंट अफेयर है, तो इसका आंसर आपका नाओमी ओसाका, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे, भारत गणराज्य में डैश राज्य और डैश केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अभी आपके भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो यहाँ आपके 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले इसमें 29 राज्य थे, जिसमें आपके जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं इसी की एकदम डिटेल में। तो मैंने आपको बता ही दिया है कि भारत में 28 गणराज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उन केंद्र शासित प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश में आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़ आपकी हरियाणा की और पंजाब की दोनों की राजधानी है। दादर और नागर हवेली और दमन और दीव, जिसको आपके अगस्त 2020 में कंबाइन करके एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी आपकी दिल्ली होगी। जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, लद्दाख। जम्मू कश्मीर जो स्टेट था उसको 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया है। आपका पहला हो गया जम्मू कश्मीर, दूसरा हो गया आपका लद्दाख और 8वीं आपकी पुद्दुचेरी। ठीक है, संसद के पास 2 या 2 से अधिक, अब आपके मन में बात आ रही होगी कि ये जो स्टेट के नाम देते हैं या फिर स्टेट की बाउंड्री को चौड़ा या फिर छोटा करते हैं और स्टेट को हम यूनियन टेरिटरी में बांट देते हैं या आपके केंद्र शासित प्रदेश, जैसे कि आपका जम्मू कश्मीर पहले स्टेट था, उसके बाद आपका ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया, तो इसको कर कौन सकता है, वो शक्ति किसके पास है? तो वो इसमें यही दिया गया है कि संसद के पास 2 या 2 से अधिक राज्यों के विलय, किसी राज्य के से क्षेत्र को अलग करके या नया राज्य बनाने का अधिकार है। तो ये अधिकार आपके संसद किसी भी राज्य की सीमा को कम कर सकती है, क्षेत्र को बढ़ा सकती है, बदल सकती है, यहाँ तक कि उसका नाम भी बदल सकती है। ठीक है, आगे बात करें, भारतीय संविधान की अनुसूची 1 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम शामिल हैं। तो ये समझ लीजिए, ये जो लाइन लिखी है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 1 के में वर्णित है कि इंडिया जो कि भारत राज्यों का एक संघ है, ये भी आपका क्वेश्चन बन जाता है। भारत का संविधान भारत के राज्यों का संघ घोषित करता है। भारत के राज्यों को संघ से अलग होने की कोई स्वतंत्रता नहीं है। 7वें केंद्र वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं आपके अशोक कुमार माथुर। ठीक है, आगे बात करते हैं आपके केंद्रीय वेतन आयोग की पूरी डिटेल में। तो आपकी आयोग की स्थापना हुई थी 1946 में। आयोग अपने कर्मचारियों के वेतन प्रारूप में बदलाव के बारे में सिफारिश देता है। आयोग का मुख्यालय है आपका दिल्ली में, इसको आप जरूर याद कर लेना। एक तो आपके स्थापना कब हुई थी, ठीक है, आपका एक हो गया मुख्यालय और साथ में इसके अध्यक्ष कौन है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, केंद्र शासित प्रदेश पुद्दुचेरी में कितने संसदीय क्षेत्र हैं? तो आपकी संसद, आपकी इसमें कितने लोकसभा सीट हैं कुल मिला के, ये पूछा गया है। तो ये है आपके एक सीट है। इसकी बात कर लेते हैं पुद्दुचेरी की। जैसे कि मैंने आपको बताया भी कि सबसे ज़्यादा आपकी लिंग अनुपात केंद्र शासित प्रदेश में पुद्दुचेरी में ही है। आपके पुद्दुचेरी विधानसभा पुद्दुचेरी के भारतीय केंद्र शासित प्रदेशों का एक मुखी विधानमंडल है। ठीक है, इसमें आपके 4 जिले हैं, पुद्दुचेरी, कराईकल, माहे और यानम। कभी कभी भी ये पूछ लेता है कि आपका माहे जो जिला है वो किस केंद्र शासित प्रदेश से रिलेटेड है। बात कर लेते हैं आपके इसके इतिहास की। तो 1 नवंबर 1994 को भारत में फ्रांसीसी संपत्ति को भारतीय संघ में स्थानांतरित कर दिया गया और पुद्दुचेरी केंद्र शासित प्रदेश बन गया। इसमें आपका एक क्वेश्चन उठता है कि आपका जो पुद्दुचेरी था वो भारत में कब विलय हुआ था, और साथ में ही ये तो आपके एक क्वेश्चन ये बन गया कि कब विलय हुआ। तो 1 नवंबर 1954 को विलय हुआ। साथ में आपका एक क्वेश्चन और बन जाता है, क्योंकि भारत ने अपनी सीमा में पुद्दुचेरी को मिलाया था, इसमें किस देश से ये लिया गया था? तो ये लिया गया था आपके फ्रांस से। ठीक है, बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार पुद्दुचेरी में साक्षरता 85.85% है। पुद्दुचेरी में केवल 1 लोकसभा क्षेत्र है। ठीक है, और आपके दिल्ली में कितना है? दिल्ली में आपके 7 हैं। बात करते हैं, चलिए, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो गोबी मरुस्थल में आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है।
एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है आपका? वो हो गया गोबी। और ये आपका कहाँ स्थित है? ये आपका मंगोलिया में है। और विश्व का सबसे बड़ा आपका सहारा रेगिस्तान है जो कि आपका अफ्रीका में है। बात कर लेते हैं आपके देश और साथ में ही प्रसिद्ध मरुस्थल कहाँ पर हैं। तो ये समझ लीजिए आपका, एक तो मैं सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ कि इसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। आप तो एक हो गया आपका गोबी मरुस्थल, दूसरा हो गया आपका अटाकनामा, और तीसरा हो गया आपका ये सोनोरन मरुस्थल। आप इन तीनों को जरूर याद कर लें। वैसे आप देख तो सभी को लें एक बार। सोनोरन मरुस्थल, मोजाब द ग्रेट बेसिन, सोनोरन फिर से रिपीट हो गया, चिहुआहा आन मरुस्थल। साथ में ही बात कर लेते हैं मंगोलिया की। यह जो है सब एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। दुनिया का 5वां सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है आपका? गोबी मरुस्थल। ठीक है, बात कर लेते हैं आपकी देश चिली में अटाकनामा मरुस्थल की। यह पृथ्वी के सबसे शुष्क स्थानों में से एक है। कभी कभी आपसे ये पूछ लेता है कि दिए निम्नलिखित में से दिए हुए रेगिस्तानों में सबसे ज्यादा शुष्क कौन सा स्थान है। ठीक है, दुनिया का सबसे शुष्क और गैर ध्रुवीय रेगिस्तान भी है। तो ये जो दोनों आपकी लाइनें, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार इसी बेस पर आपके कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ठीक है, साथ ही बात करेंगे तोतोरी रेत का टीला जापान का सबसे बड़ा रेत का टीला है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है। तो ये समझ लीजिए सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है आपका राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड वो यही क्वेश्चन है। और ये आपका कम से कम अब तक 50 एग्जामों में आ चुका है। साथ में ये पहला इसका क्वेश्चन रहता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस स्टेट में है। और साथ में आपका एक और क्वेश्चन रहता है कि एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं, कौन से स्टेट में पाए जाते हैं। एक तो ये क्वेश्चन हो गया, दूसरा किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। तो इसका है आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए असम। बात कर लेते हैं आपके इसकी डिटेल में। तो पहले हम जान लेते हैं इसके असम के बारे में ही। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान विशाल एक सींग वाले गैंडे के लिए दुनिया का सबसे बड़ा निवास स्थान है। तो एक तो क्वेश्चन आपका ये बन गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका ये बन गया काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, आपका डिब्रू सोहोबा राष्ट्रीय उद्यान, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान। ये मान लीजिए आपका एक तो मानस हो गया, काजीरंगा हो गया और साथ में ही आपका ओरंग। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट भी होते हैं। बात कर लेते हैं महावीर हरीना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान, मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान, कसु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, हरियाणा की बात करें तो आपका कलेसर सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो सुल्तानपुर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सुल्तानपुर आपका जिला भी है उत्तर प्रदेश में। तो बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान आपके यूपी में होगा। ठीक है, इसी को कंफ्यूजन में डालने के लिए सुल्तानपुर बार बार पूछा जाता है। नई दिल्ली में आपके देख लेते हैं होजरानी नगरवन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है गुजरात के लिए, वो आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैकबक, ठीक है, वसंदा मरीन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अगर हम इन चारों की बात करें तो आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एशिया के शेर भी आपके गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। आगे बात कर लेते हैं आपके इनमें से कौन सा ऑक्जेलिक अम्ल प्रकृति स्रोत है। तो ये है आपके टमाटर। दूध में आपका लैक्टिक एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड। ठीक है, चींटियों में आपका मैथानोइक, ठीक है, अमल बोल देते हैं हिंदी में इसको। ठीक है, और नींबू में आपका साइट्रिक पाया जाता है, साइट्रिक नींबू, और आपके संतरे में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। और अभी आपकी प्रकृति में आपका मैंने बता दिया, संतरा में साइट्रिक अम्ल हो गया, सिरका में आपका एसिटिक। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एक तो ये होगा सिरका का, कि सिरका में आपका कौन सा अम्ल पाया जाता है। वैसे इंपॉर्टेंट तो ये सारे ही हैं, पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका सिरका हो गया, दूसरा हो गया आपका नींबू। ठीक है, आप इन दोनों को जरूर देख लेना। साथ ही बात करें इमली के लिए, इमली में आपका टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, नींबू में ना आपको बता दिया साइट्रिक एसिड, टमाटर ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था तो ऑक्जेलिक अम्ल, चींटी का डंक में आपका मैथानोइक अम्ल, दूध में आपका लैक्टिक एसिड। साथ में आपका कभी कभी शेप में भी पूछ लेता है कि आपका शेक में कौन सा अम्ल है। ठीक है, आप इसको भी याद कर लेना। आगे देख लेते हैं कलमकारी चित्रकारी किस राज्य से संबंधित है। ठीक है,
तो आपने यदि अब तक नोटिस किया है तो कहीं से फिक्स नहीं है आपके कि किस क्वेश्चन से कहाँ से रेलवे पूछ रही है, तो आप और ये फिक्स है कि लेकिन ये आपके स्टैटिक जीके से ही सारे क्वेश्चन हैं। तो आप स्टैटिक जीके एकदम अच्छे से पढ़ लेना यदि आपको रेलवे में सब इंस्पेक्टर या फिर कांस्टेबल बनना है, क्योंकि आपके टोटल जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन है वो है आपके 120 और सिर्फ 50 आपके जीएस में से ही हैं। ठीक है। कलमकारी चित्रकारी किस राज्य से संबंधित है, तो यह आपके आंध्र प्रदेश से, और भी हम आगे इसकी व्याख्या देखेंगे। साथ में बहुत सारे हम राज्यों की बात करेंगे और उनके ही चित्रकारी की बात करेंगे। तो महाराष्ट्र में है वो आपकी वारली पिंगुली चित्रकारी, आंध्र प्रदेश की बात करें तो आपकी लेपाक्षी, और साथ में ये आपने देखा होगा जो मैंने लास्ट टाइम आपको वीडियो कराई थी 5 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट की 2019 का जो आपका आरपीएफ एसआई का पेपर था, उसमें पूछा था आपका लेपाक्षी मंदिर किस राज्य में है, तो यह है आपके आंध्र प्रदेश। ठीक है। यदि आप लेपाक्षी, आपको इनमें से कुछ भी चीज़ याद होती कि लेपाक्षी चित्रकारी कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की, यदि फिर आपको क्या फर्क पड़ता कि लेपाक्षी मंदिर कहाँ है, तो आप तुरंत बता देते कि ये आंध्र प्रदेश में है। कलमकारी चित्रकारी ये आपका आंध्र प्रदेश में, सवारा चित्रकारी भी आपके आंध्र प्रदेश में, खंबाना काओ फाबा चित्रकारी आपकी मणिपुर में है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो आपकी डोकरा कालीघाट चित्रकारी आपकी कहाँ से रिलेटेड है, ये आपकी पश्चिम बंगाल से रिलेटेड है। आगे बात कर लेते हैं आपकी पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को डैश ऊर्जा कहा जाता है। जो आपकी पृथ्वी की या फिर धरती से ऊर्जा जो निकलती है उसको हम क्या नाम देंगे, वो रहेगी आपकी भूतापीय। यदि आप कॉमन सेंस भी देखते तो भू माने भूमि, गतिज ऊर्जा की बात करें, जो ऊर्जा अब हमारी गति से आए तो उसको हम गतिज ऊर्जा कहेंगे। सौर ऊर्जा को आपको पता ही है, जो सोलर से हमें ऊर्जा मिलती है सूरज से। स्थितिज ऊर्जा की बात करें, जो हमारी उपस्थिति में जो ऊर्जा होती है उसी को हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। बात कर लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा से निकलने वाली ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। भूतापीय ऊर्जा के औद्योगिक अनुप्रयोग में खाद निर्जलीकरण, सोना खनन आदि शामिल है। भूतापीय ऊर्जा का उपयोग व्यक्तिगत भवनों के सीधे गर्म के लिए किया जाता है। स्थितिज ऊर्जा की बात करें, शरीर में अपनी स्थिति के कारण विकसित कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। उदाहरण के लिए आपका घड़ी में कमानी की ऊर्जा, फैली हुई या फिर आपकी संकुचित कमानी। साथ में हम बात करेंगे स्प्रिंग को, यदि आप ये फैली हुई है, यदि मैं इसको बिल्कुल सिकोड़ दूं तो इसमें जो ऊर्जा आ जाएगी आपकी, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और हिंदी में आपकी स्थितिज ऊर्जा। ठीक है। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं काइनेमेटिक एनर्जी और हिंदी में गतिज ऊर्जा। पिंड द्वारा अपनी गति के आधार पर ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाता है। उदाहरण के लिए चलती हुई साइकिल में जो ऊर्जा होती है उसी को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। सौर ऊर्जा की सीधे सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहा जाता है। इसका उपयोग सौर सेलों के बिजली उत्पन्न करने में किया जाता है। ठीक है। और फ्यूचर आपका सौर ऊर्जा का ही है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो ये दिया था आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। तो कभी कभी आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये जो नेताजी की उपाधि थी ये सुभाष चंद्र को किसने दी थी, तो ये दी थी आपकी हिटलर ने। ठीक है। साथ ही बात करेंगे आपके बहुत सारे नारों की, और वो उसके किस आपके स्वतंत्रता सेनानी ने दिए थे। तो पहले बात कर लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो या फिर दिल्ली आओ का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो अपने आलस्य को दूर करें। ठीक है। मौलाना हसरत मोहानी ने इनकलाब जिंदाबाद, और इनकलाब जिंदाबाद को सबसे ज़्यादा लोकप्रिय बनाया था भगत सिंह जी ने। यदि आपसे ऑप्शन में पूछा गया है कि आपका इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो आप हमेशा इसको भगत सिंह लगाना। ठीक है। महात्मा गांधी करो या मरो, लॉर्ड कर्जन ने जो नारा दिया था कांग्रेस अपने पतन के लिए लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा है कि मैं इसे शांतिपूर्ण निधन की इसके लिए सहायता करूं। ठीक है। तो हमेशा ये आता ही आता है आपका। ठीक है। बात कर लेते हैं अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी, जो कि आपका बाद में चल के ये AMU बना था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इसको आपकी की थी सैयद अहमद खान ने 1875 में। ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड है मॉडर्न हिस्ट्री से। आगे बात कर लेते हैं आपकी सैयद अहमद खान के से संबंधित और भी कितने कार्य हैं। उन्होंने
75 में अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। 1864 में अलीगढ़ की वैज्ञानिक सोसाइटी की स्थापना की। उन्हें दो राष्ट्र सिद्धांतों के वास्तुकार के रूप में भी जाना जाता है और इनकी दिली इच्छा थी कि मुसलमान अपनी पुरानी सोच से बाहर निकल के आधुनिक शिक्षा की ओर चले। उन्होंने मुसलमान के लिए आधुनिक वैज्ञानिक शिक्षा पर जोर भी दिया था। कभी कभी आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि इसमें से आपका कौन सा स्वतंत्रता सेनानी है जिन्होंने मुसलमानों के लिए आधुनिक शिक्षा पर जोर दिया था। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन की बात करें तो ये आपके प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति भी थे और साथ में ही भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। ठीक है, बात करें आपके पहले राष्ट्रपति आपके हो गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे हो गए आपके डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली, तीसरे हो गए आपके जाकिर हुसैन जो कि आपके प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। बात करते हैं उन्हें 1954 में पद्म विभूषण और 1963 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बात करते हैं आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। साथ में ही आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो यही थे आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कभी कभी आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि सबसे युवा कौन अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के? तो वो रहे हैं आपके अबुल कलाम आज़ाद जी। साथ में ही बात करें 1947 से लेकर 1958 तक भारत के पहले शिक्षा मंत्री रहे थे। 1952 में इनको मरणोपरांत भारत रत्न मिला था। उन्होंने मुस्लिमों में क्रांतिकारी भर्तियों बढ़ाने के लिए अल हिलाल नामक उर्दू साप्ताहिक पत्रिका भी निकाली थी। उन्होंने कलाम नाम आज़ाद को अपनाया। ठीक है, मौलाना हसरत मोहानी की बात करें तो इनको 1921 में आईएनसी का मतलब है इंडियन नेशनल कांग्रेस के अहमदाबाद सत्र में भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। तो कभी कभी आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि सबसे पहले व्यक्ति का नाम बताया जिन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, तो वो है आपका मौलाना हसरत अली मोहानी। बात करें आपके 1921 में इनकलाब जिंदाबाद का नारा भी इन्होंने दिया था और इसको फेमस किया था आपके भगत सिंह जी ने। 1925 में आयोजित पहले भारतीय कम्युनिस्ट सम्मेलन की स्वागत समिति के अध्यक्ष भी थे। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं आपके 1833 में भारत के पहले ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? तो यह थे आपके ऑप्शन नंबर 4 लॉर्ड विलियम बेंटिक। आगे बात कर लेते हैं, कभी भी आपका गवर्नर जनरल हो गया, वॉयसरॉय हो गया या फिर आपके बंगाल के गवर्नर हो गया, कभी भी आपसे इनके जब भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो आपसे इनके क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे कि ये वाला कार्य किसके कार्यकाल के दौरान हुआ था। तो ये सबसे ज़्यादा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होता है। या फिर आपसे ये क्वेश्चन आएगा कि बंगाल के गवर्नर जनरल सबसे पहले कौन थे, या फिर आपके भारत के वॉयसरॉय कौन थे, या फिर आपके भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो अब एक तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन हो गया कि घटनाएं या उपलब्धियां, कि इनके टाइम में कौन कौन से घटनाएं हुई थी। ठीक है, जब भी आपका गवर्नर जनरल से क्वेश्चन आएगा तो यही बार बार रिपीट होंगे। बात करते हैं वॉरेन हेस्टिंग, जिनका कार्यकाल था 1774 से लेकर 1785। इनके लिए जो बंगाल के पहले उपराज्यपाल थे, ठीक है, विलियम जोन्स के साथ बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा दोहरी सरकार को समाप्त किया था। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले गवर्नर जनरल बताइए जिन्होंने दोहरी सरकार प्रणाली को समाप्त किया था। तो ये थे आपके वॉरेन हेस्टिंग। बात कर लेते हैं आपके लॉर्ड डलहौजी की। तो ये सबसे यंग आज तक के हमारे भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं। बात करें आपके जो अब अभी आपने देखा होगा डाक सेवा जो रहता है, उसकी शुरुआत की थी आपकी लॉर्ड डलहौजी ने 1848 से लेकर 1856। इनके कार्यकाल में बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक काम हुए थे, अभी हम देखेंगे। सबसे पहली जो ट्रेन चली थी आपकी 1853 में, वो भी लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में चली थी। मुंबई से लेकर थाने पहली बार रेलवे लाइन की शुरुआत हुई। हड़प नीति का परिचय भी इन्होंने दिया था। जैसे कि हड़प नीति का मतलब ये होता है किसी राज्य में राजा के अगर लड़का नहीं है तो वो किसके अधीन हो जाएगा, वो राज्य वो हो जाएगा आपके ब्रिटिश सरकार के अधीन। तो ये नीति लाए थे आपके लॉर्ड डलहौजी, जिसमें इन्होंने सतारा को 1848 में, उदयपुर को 1852 में और झांसी, जिसके लिए झांसी की रानी लड़ी थी, और झांसी 1853 में। नागपुर की बात करें तो आपके 1894 पर कब्जा कर लिया था। साथ में बात करें लोक निर्माण विभाग की भी स्थापना इन्होंने की थी, जिसे हम PWD भी कहते हैं, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। तो इसकी भी स्थापना आपके लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुई थी। रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना भी इन्होंने की थी। वह भारत
में सबसे युवा गवर्नर जनरल थे। ठीक है, कभी कभी आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि डलहौजी नामक जगह कहाँ पर है, तो वो है आपके हिमाचल प्रदेश में। ये भी आप ध्यान रख लेना, कई बार रेलवे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, बात कर लेते हैं आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक की। इनका कार्यकाल था 1823 से लेकर 1833। सती प्रथा को इन्होंने समाप्त कर दिया था, और ये कर दिया था आपके 1829 में। यहाँ पे ईयर नहीं दी हुई मैं। और ये क्या था आपके किसके साथ मिलकर के? राजा राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय के साथ मिल गए, मोहन रॉय। ठीक है 1833 में चार्टर अधिनियम पारित किया। मैसूर का अनुबंध 1831 में। भारत के सबसे पहले गवर्नर जनरल यही रहे थे। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली की बात करें तो इनका कार्यकाल 1898 से लेकर 1805 था। बात करें सहायक गठबंधन की शुरुआत की थी। चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध इनके कार्यकाल में हुआ था। तो ये क्वेश्चन बार बार आपका रिपीट होता है कि चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध आपका कब हुआ था, तो आप इसको भी अच्छे से पढ़ लेना। क्वेश्चन तो आप देख ही रहे हैं, साथ में जो भी मैं आपका डाटा दे रहा हूँ इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर लिख लेना। ठीक है, प्रेस एक्ट 1799 में इनके ही कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचायत निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो इसका आंसर आपका लॉर्ड मिंटो। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं इसकी पूरी व्याख्या की। लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 से लेकर 1921 तक थे। इनकी घटनाएं और उपलब्धियां देख लेते हैं। तिलक और एनी बेसेंट ने जो होम रूल लीग, जिसे हम आपका गृह नियम आंदोलन भी कहते हैं, इनकी जो शुरुआत हुई थी वो 1916 में हुई थी। और किसके कार्यकाल में हुई थी? आपके लॉर्ड चैम्सफोर्ड। चंपारण सत्याग्रह, जिसे हम गांधी का पहला सत्याग्रह भी कहते हैं, बिहार में हुआ था। ये हुआ था आपके 1917 में। मॉन्टेगू घोषणा हुई थी आपके 1917 में। रोलेक्ट एक्ट, जो कि आपका काले कानून के खिलाफ एक आंदोलन था, इसे हम, और इसी के कारण आपका जलियांवाला बाग भी हुआ था इसी एक्ट के विरोध में। ठीक है, पंजाब में खिलाफत आंदोलन की बात करें तो आपका 1920 से लेकर 22 में होता। और खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन किसकी वजह से हुए थे? किसकी वो हुए थे? आपके जलियांवाला कांड जब हो गया था आपका 1919 में, उसी के खिलाफ आपका खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन हुआ था, जिसमें गांधी जी की पूरी तरह मंशा थी कि हिंदू मुस्लिम एक जगह आए, और हिंदू मुस्लिम के लिए इन्होंने खिलाफत आंदोलन किया था और असहयोग आंदोलन किया था आपके जलियांवाला कांड के विद्रोह में। ठीक है, तो इन्हीं की सबसे बड़ी इच्छा थी असहयोग आंदोलन में आपके हिंदू मुस्लिम एकता है। ठीक है, जलियांवाला बाग 1919 में, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। बात करते हैं लॉर्ड एडविन की, जो कि आपके भारत के लिए राज्य सचिव थे। ठीक है, इनके कार्यकाल में होता भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित किया गया था। मॉन्टेगू घोषणा, रोलेक्ट एक्ट, खिलाफत आंदोलन। बात कर लेते हैं आपके लॉर्ड मिंटो की, तो स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, मुस्लिम लीग फाउंडेशन, सूरत विभाजन, जिसमें आपकी मुस्लिम लीग और आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच विभाजन हो गया था। मिंटो मार्ले सुधार 1919 में, जो कि आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है। समाचार पत्र अधिनियम 1908 में। उन्हें भारत के फादर ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रोल के नाम से भी जाना जाता है, और उन्हें पंचायत निर्वाचन क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। अलीपुर बम केस जो हुआ था 1908 में, वो भी इनके कार्यकाल में हुआ था। भारत परिषद अधिनियम भी इनके कार्यकाल में आया था। लॉर्ड मार्ले की बात करें, जो कि उस समय आपके भारत के राज्य सचिव थे, तो भारत की कमान दो ही पद संभालते थे। एक तो आपके हो गए गवर्नर जनरल, दूसरे हो गए आपके भारत के राज्य सचिव, और इस भारत राज्य सचिव की नियुक्ति करता था आपके ब्रिटिश सरकार। बात कर लेते हैं आपके इनके कार्यकाल में स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था, जो कि आपके बंगाल विभाजन के खिलाफ हुआ था। मुस्लिम लीग फाउंडेशन आपकी 1906 में। सूरत विभाजन में आपको बता चुका हूँ 1907 में। मिंटो मार्ले सुधार 1909 में। समाचार पत्र अधिनियम 1908 में। अलीपुर बम केस 1908। भारत परिषद अधिनियम 1909। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं आपके निम्नलिखित में से कौन सी पोलैंड की मुद्रा है। तो आपसे कई बार क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि आपकी राजधानी क्या है। आप देखेंगे इसमें आपकी देहरादून की भी राजधानी पूछी गई है। बात कर लेते हैं आपकी इसके आंसर की, तो यह है आपका पोलिस जोलाल्टी। आगे बात कर लेते हैं भारत में भारत संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। तो यदि आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी, जो कि आपकी आरपीएफ एसआई का ही मैंने आपको प्रैक्टिस सेट कराया था, जो कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था 5 जनवरी 2019 का फर्स्ट शिफ्ट का, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था कि आपकी अभी जो है भारत में कितनी अनुसूची में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं।
तो यहाँ आपकी 22, आज मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि 22 भाषा कौन कौन सी है। असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मैथिली, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय गृह बैंक यानी आपका नेशनल हाउस बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है आपका नई दिल्ली में। आगे हम बात कर लेते हैं टोटल आपके बैंक की और उनके मुख्यालय की। तो ये हो गया आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था इलाहाबाद बैंक का। बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि इलाहाबाद बैंक है तो इसका भी मुख्यालय कहाँ होगा? यूपी में ही होगा कहीं पे, या फिर इलाहाबाद में ही होगा। लेकिन यह है आपका कोलकाता पश्चिम बंगाल में, बैंक ऑफ बड़ौदा का मुंबई में, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का अलकापुरी में, IDBI का मुंबई में, बंधन बैंक का कोलकाता में, सिटी यूनियन बैंक का तमिलनाडु में, इंडियन ओवरसीज बैंक का चेन्नई तमिलनाडु में, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का नई दिल्ली में, पंजाब नेशनल बैंक का नई दिल्ली में, जिसे हम PNB भी कहते हैं। बात कर लेते हैं हाइड्रोजन की परमाणु संख्या क्या है? तो यह है आपकी, आपने यदि पीरियोडिक टेबल देखा होगा तो पहले ही आपका क्या आ जाता है? हाइड्रोजन, हीलियम। तो पहले नंबर पे आपका क्या रहेगा? हाइड्रोजन। एक आपका इसका एटॉमिक नंबर है। बात कर लेते हैं इसके हाइड्रोजन की। आपका परमाणु संख्या मैंने आपको बता दिया 1 है। इसके बारे में बात कर लेते हैं। रंगहीन है, गंधहीन है, सभी गैसों में घनत्व में सबसे कम है। कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेगा कि कौन सी गैस है जिसका घनत्व सबसे कम है, तो वो भी आपके हाइड्रोजन है। इसका उपयोग कई उद्योगों जैसे कि पेट्रोलियम उद्योग आदि में किया जाता है। ठीक है, केवल एक प्रोटॉन होता है और कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं आपके पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है? तो ये है आपका 5.972 10 की पावर 24 किलोग्राम। यदि आपने रेलवे का पैटर्न नहीं समझा है कि रेलवे कैसे क्वेश्चन पूछता है और रेलवे कैसे हमें वर्दी पाने के लिए कैसे कैसे आपको तैयारी करनी पड़ेगी, तो आपकी तैयारी करना समझ लीजिए बिल्कुल बेकार है। क्योंकि रेलवे एक अलग ही अपने पैटर्न पे क्वेश्चन पूछता है, तो उस पैटर्न को जानने के लिए आपको प्रीवियस क्वेश्चन देखने ही पड़ेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि इन क्वेश्चन से आपकी मदद हो रही होगी। तो अब आपको क्लियर हो जाएगा कि रेलवे सब इंस्पेक्टर बनने के लिए और रेलवे में कांस्टेबल बनने के लिए हमको कैसे क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है। यदि आप दिन रात पढ़ते ही जाओगे और ये ही नहीं देखोगे कि हमारे रेलवे में कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो बात नहीं बनेगी बिल्कुल भी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं आपके इसके बिल्कुल डिटेल में। पृथ्वी हमारे सौरमंडल का तीसरा ग्रह है और सूर्य के करीब है। ठीक है, बात कर लेते हैं। ये मान लीजिए आपका ये सूर्य है। ठीक है, मैं 4 छोटे ग्रह आपको बता दे रहा हूं। पहला आपका बुध हो गया, फिर हो गया आपका शुक्र, फिर उसके बाद आ गई आपकी पृथ्वी। ठीक है, ये पृथ्वी ऐसे लिख देते हैं। उसके बाद आएगा आपका मंगल। ये 4 छोटे ग्रह हैं और इन ग्रहों में भी आपकी पृथ्वी सबसे बड़ी है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो सबसे गर्म ग्रह आपका कौन सा है? शुक्र। ठीक है, बात कर लेते हैं। और सबसे छोटा पूछें तो आपका बुध सबसे छोटा ग्रह है। पृथ्वी सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, जो इसके बाद आएंगे आपके मंगल, वो बृहस्पति, शुक्र और भी जितने आएंगे आपके 2 ग्रह और आएंगे, उनमें उन सबसे छोटी है और ये आपकी पृथ्वी 5वें नंबर पर है। बात करते हैं पृथ्वी का व्यास लगभग 8000 मील है। पृथ्वी की अपनी धुरी के झुकाव के कारण और झुकी कितनी है पृथ्वी अपने ध्रुव पर? ये झुकी अपने आपके 23.5 डिग्री। ठीक है, इसी झुकाव के कारण आपके मौसम बदलते हैं, ठंड आती है, सर्दी आती है, गर्मी आती है। ठीक है, पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग 5.9722 मल्टीप्लाई 10 की पावर 40 किलोग्राम है। आपसे इस बार तो आपका द्रव्यमान पूछ लिया है, शायद आपसे इस बार आयतन पूछ सकता है, तो ये आपका आयतन है। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये भी आप क्वेश्चन देख लीजिए, सबसे गर्म ग्रह आपका कौन सा है? वो है आपका शुक्र। आगे बात कर लेते हैं। डैश श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो यह है आपका अवायवीय। ठीक है, आगे बात करते हैं। वह अंतिम औपचारिकता क्या है जिसके बिना हमारे देश में कोई केंद्रीय विधेयक नहीं बन सकता? ठीक है, कोई भी विधेयक आता है 2/3 बहुमत से वो एक सदन में पास होता है, जैसे कि आपका लोकसभा में पहले पास होगा। यदि लोकसभा में बिल आया है तो 2/3 से के बहुमत से वो पास होगा। उसके बाद वो जाएगा राज्यसभा में, वहाँ से 2/3 के बहुमत से पास होगा। उसके बाद हस्ताक्षर होने के लिए आते हैं राष्ट्रपति के।
जब तक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं हो जाते हैं वो विधेयक ही रहेगा। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद वो कानून बन जाता है। ठीक है, तो इसमें यही पूछा है कि वह अंतिम औपचारिकता क्या है जिसके बिना हमारे देश में कोई भी केंद्रीय विधेयक नहीं बनाया जा सकता, तो वो है आपका राष्ट्रपति के हस्ताक्षर। आगे बात कर लेते हैं इसकी डिटेल में। एक विधेयक संसद के समक्ष एक मसौदा कानून या विधायी प्रस्ताव है। इसे संसद के दौरान सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और इसे विधेयक के रूप में अनुसार प्रमुखता के साथ पारित किया जाना चाहिए। केंद्रीय विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर द्वारा अनुमोदित होने के बाद ही कानून बनता है। यदि आप ये सोचें कि लोकसभा में 2/3 से के बहुमत से पास करा लिया, उसके बाद राष्ट्रपति के साइन हो हस्ताक्षर हो गए और आपका कानून बन गया, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आपके एक तो राज्यसभा में जाएगा, यदि राज्यसभा से वो विधेयक उठा है उसके बाद आपका लोकसभा में जाएगा, लोकसभा के बाद आपके राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति अंतिम प्रक्रिया होती है। यदि राष्ट्रपति ने साइन कर दिए तो वो कानून बन जाएगा, नहीं तो वो नहीं बनेगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि ज्ञानी जेल सिंह ने ऐसे ही आपका वो लोकसभा में भी पास हो गया था और आपके राज्यसभा में भी पास हो गया, लेकिन उस बिल पर ज्ञानी जेल सिंह ने अपने सिग्नेचर नहीं किए, हस्ताक्षर नहीं किए, उसके बाद वो आपका कानून बन ही नहीं पाया, जिसे भारतीय डाक संशोधन के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि विधेयक को वर्गीकृत किया गया है, 4 विधेयक माने जाते हैं आपका। एक तो साधारण विधेयक, धन विधेयक या फिर वित्तीय विधेयक, जिसको मैंने आपको बताया भी था कि धन विधेयक है या फिर आपका साधारण विधेयक है। इसको कंफर्म कौन करता है? इसको करता है आपका लोकसभा अध्यक्ष। बात कर लेते हैं अध्यादेश विधेयक या फिर आपका संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कभी कभी आपसे ये पूछ लिया जाता है कि विधेयक आपके कितने प्रकार के होते हैं, तो उसमें आपका ऑप्शन आ जाएगा 1, 2, 3, 4 या फिर जितना भी, तो आपके टोटल होते हैं। टोटल ये हो गए आपके 4 तरीके के विधेयक। आगे बात कर लेते हैं उत्तराखंड की राजधानी क्या है, तो यह है आपकी देहरादून। लखनऊ आपकी यूपी की हो गई। ठीक है, भोपाल आपके मध्य प्रदेश की हो गई। कनिष्क किस वंश का महान राजा था? ठीक है, तो अगर बात करें आपकी एंशिएंट हिस्ट्री में, तो आपका कनिष्क जो था वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके क्वेश्चन बनते ही हैं रेलवे में। तो ये था आपका कुषाण राज्यवंश का ये शासक था। कुजुल कड़फिसेस भारत में कुषाण वंश की नींव रखने वाला पहला युजी प्रमुख था। तो कभी कभी आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि कुषाण वंश का संस्थापक कौन था, तो वो था आपका कुजुला कड़फिसेस। दूसरे राजा वेमा कड़ाफिसेस, जिन्होंने सोने के सिक्के जारी किए थे। तो आपसे कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने के सिक्के वो किसने छपवाए थे, वो थे आपके कुषाण राजवंश के। सबसे शुद्ध प्रसिद्ध जो था आपका कुषाण शासक वो था आपका कनिष्क। 18वीं ईस्वी से लेकर के 101 ईस्वी तक बात करें, कनिष्क को तृतीय अशोक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उन्होंने 78 ईस्वी में शक युग की शुरुआत की थी। कुषाण ने प्रसिद्ध रेशम मार्ग नियंत्रित किया था। तो आपसे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, एक तो ये हो गया आपका और दूसरा हो गया आपका ये वाला, तो ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। चौथे बौद्ध परिषद, एक ये हो गया आपका। जो चौथी बौद्ध परिषद की हुई थी वो कश्मीर में हुई थी और उस समय आपके शासक थे कनिष्क। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन आ जाता है। भूटान की राजधानी क्या है, तो वो है आपकी थिम्पू। ठीक है, एक तो राजधानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप रेलवे के लिए तैयारी कर रहे हैं तो राजधानी आप आज से ही यदि 4 भी पढ़ेंगे तब भी आपको पेपर आने तक सारी कई बार याद हो जाएंगी। बात कर लेते हैं ईपीएफ। ईपीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये होती है आपकी एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। जैसे आपने सुना भी होगा कई बार कि पीएफ कट गया, तो वो पूरा नहीं होता है, हम इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, हम सिर्फ इतना देखते हैं पीएफ। तो पीएफ की भी बात करें तो आपका प्रोविडेंट फंड। ठीक है, आगे बात करेंगे निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था, तो ये चुना गया था आपके ऑप्शन नंबर 2 नीलम संजीव रेड्डी को। आगे बात कर लेते हैं जितने भी आपके राष्ट्रपति दिए हैं उनके बारे में। नीलम संजीव रेड्डी ये भारत के 6ठे राष्ट्रपति थे, भारत में पहले निर्विरोध चुने गए और भारत के राष्ट्रपति बनने वाले सबसे कम आयु के व्यक्ति थे। नीलम संजीव रेड्डी 1956 से लेके 1960 तक आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। आपने देखा होगा कि 1 नवंबर, शायद अगर मैं सही हूं तो 1 नवंबर
1956 को इसकी स्थापना हुई थी आंध्र प्रदेश की, ठीक है। और ये भाषा के आधारित पर बनने वाला पहला राज्य था। वीवी गिरी की बात करें तो ये आपके चौथे राष्ट्रपति थे, ठीक है। जाकिर हुसैन के बाद बने थे आपके राष्ट्रपति वीवी गिरी। 1923 में गिरी ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन संस्थापकों में से एक थे। गिरी ने 2 महत्वपूर्ण पुस्तक भी लिखी हैं, एक का नाम है औद्योगिक संबंध, दूसरी का नाम है भारतीय उद्योग में श्रम समस्या। बात करते हैं, गिरी पहले ऐसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति पद पर पदोन्नत होने के कारण पद पर अपना पूर्व कार्यकाल पूरे नहीं कर सके थे। ज्ञानी जेल सिंह की बात करें तो मैंने आपको बता दिया कि भारतीय डाक संशोधन इन्होंने फंसा दिया था, क्योंकि वो लोकसभा में पास हो गया था, राज्यसभा में भी पास हो गया था। और उस समय आपके प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उन्होंने भारत के 7वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। सिंह भारत के एकमात्र सिख राष्ट्रपति थे। यदि आपसे कभी क्वेश्चन आ जाए कि आपके पहले राष्ट्रपति जो कि मुस्लिम थे वो तो हो गए आपके डॉक्टर जाकिर खान, ठीक है। दूसरे आपके कभी कभी आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि आपके सिख संप्रदाय से कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे, उनका नाम बताइए, तो वो थे आपके ज्ञानी जेल सिंह। ऑपरेशन ब्लू स्टार अवधि के दौरान ये राष्ट्रपति थे, ठीक है। बात करें ऑपरेशन ब्लू स्टार से नाराज होकर ही सिख धर्म के ठेकेदारों ने इंदिरा गांधी की हत्या करवा दी थी, ठीक है। एस राधाकृष्णन की बात करें जो कि आपके ये पहले उपराष्ट्रपति भी थे, उन्होंने भारत के पहले उपराष्ट्रपति और भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 में हुआ था और प्रत्येक वर्ष इन्हीं के जन्म दिवस पर आपने देखा होगा 5 सितंबर को ही आपका शिक्षक दिवस बनाया जाता है, तो वो इन्हीं के कारण बनाया जाता है, एस राधाकृष्णन के कारण।